वैसे अगर हम देखें तो जितने भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर क्या सभी मंदिरों से ही निकल कर आए हैं, तो कथक भी बिल्कुल। ऐसा ही रहा होगा। क्योंकि कथक के लोगों को धारणा ये है कि मुग़ल कोर्ट्स से निकला है कथक, बट एक्चुअली नहीं है इस तरह की बात। पर उसके साथ साथ में आप चाहें तो मैं आपको झांसी की रानी ज़रूर सुना सकती बिल्कुल। हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बहुत सुंदर। कथावाचन जी। एक सही गुरु की तलाश और वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच पाना, वो भी किस्मत वालों को मिलता है। कैसे करें सही गुरु की तलाश? मुश्किल सवाल है, पर मेरा मानना ये है कि अगर मन में अगर आपने ये चाह रखी है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिले और आप कथक की साधना में लीन होना चाहते हैं, तो श्वेता जी मैं ये मानती हूँ कि वो गुरु भी आपकी तलाश में होगा। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कथक साधिका जिन्होंने महज 3 साल की उम्र में अपनी यात्रा शुरू की, कथक की यात्रा। और आज ना सिर्फ एक कुशल नर्तकी हैं, बल्कि कथक या कथा वाचन जैसी दुर्लभ परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। एक ऐसी कलाकार जिनके लिए कथक सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि संगीत, अभिनय और आध्यात्म का संगम भी है। तो आइए स्वागत करें डॉक्टर ऋचा जैन जी का। आपका स्वागत है ऋचा जी हमारे कार्यक्रम में। आभार सभी का, और आपका श्वेता जी फॉर हैविंग मी हियर। तो ऋचा जी, हम शुरुआत करते हैं कि 3 साल का बच्चा जिसको ये पता भी नहीं होता कि नृत्य क्या है, संगीत क्या है, ज़्यादातर बच्चों का जो दिन होता है वो खेलने में, ऐसी चीज़ों में गुजरता है। तो 3 साल का बच्चा नृत्य से जब जुड़ता है, जाहिर सी बात है घर में माहौल ऐसा था, लेकिन बच्चे को उसके लिए समर्पित हो जाना ये कितना मुश्किल था, और कुछ याद है आपको वो लम्हे? जैसा माँ बताती हैं और जैसा आपने अभी सही बताया कि घर में माहौल था, तो जब हम सुबह उठते थे, जिस दिन छुट्टी होती थी, तो घुंघरू के नाद से या तानपुरे की आवाज़ से हमारी सुबह शुरू होती थी। क्योंकि जैसे मेरे माता पिता से ही मेरी शिक्षा रही, वही मेरे गुरु रहे, गुरु रवि जैन और गुरु श्रीमती नलिनी मल्होत्रा जैन। तो बचपन से नृत्य, गायन, यही सब, स्वर, ताल, लय, यही सब देखा। तो एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि एक रुझान जो था वो कभी, मतलब बच्चे को ये समझ में नहीं आता, बट एक डेफिनेटली एक अट्रैक्शन होती थी, स्वाभाविक रूप से वैसा हो जाता। हाँ बिल्कुल। नेचुरल। और कभी मतलब कहते हैं ना, एक बस बच्चे के तौर पे अगर मैं ये फीलिंग डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि बस इतना समझ आता था कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अगर हम नृत्य कर रहे हैं तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। खेल रहे हैं तो भी आनंद आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और बट दिस वॉज समथिंग विच यूज टू अट्रैक्ट मी ऑल द टाइम। और जितना मुझे हल्का हल्का याद है, जब हम पहली बार 3 साल में हम स्टेज पे चढ़े, तो आधी कॉम्पोजिशन जो कोरियोग्राफी थी मेरी माँ की थी, तो उन्होंने बताया कि आधा तो तुमको याद था, आधा तुम भूल गई। कोई बात नहीं। जब बहुत सारे लोग सामने बैठे yes, होते हैं yes, तो नहीं वो नहीं था, वो कभी भी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि कौन आगे बैठा है। तो बस ये था कि मज़े में नाच रहे हैं ना, आनंद ले रहे हैं अपना। और मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो ताली खूब ज़ोर की बजी। तो मैं छोटी थी, तो मैं थोड़ी सी घबरा गई, मुझे समझ में नहीं आई कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर।
और जब मैं नीचे उतरी तो कोई प्यार कर रहा है, कोई गोदी उठा रहा है, बस मुझे ये चीज़ें याद है। और इसके अलावा ये याद है कि जब मैं स्टेज पे थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ईमानदारी से बोलूं तो आज भी वो जो मासूमियत है कि स्टेज पे उसी मासूमियत से जाना है और आनंद लेना है उस क्षण का, उस पल का, क्योंकि वही जीवन है मेरे लिए। तो आज भी यही रहता है। आई डोंट चेज फेम, आई डोंट चेज मनी, आई जस्ट चेज दैट blissful moment that I derive from my dance and from my music and my art form. It is that powerful. Absolutely, that powerful. And with time, जैसे जैसे हम ये साधना में करते जा रहे हैं, वो कब वो भक्ति में कन्वर्ट होता जा रहा है, कब वो मुझे एक जो सुप्रीम पावर है उससे कनेक्ट करता जा रहा है, उसी तरफ हम लीन होते चले जा रहे हैं। So that is how I see it. वैसे अगर हम देखें तो जितने भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर क्या सभी मंदिरों से ही निकल कर आए हैं, तो कथक भी ऐसा ही रहा होगा? Absolutely. I'm so glad श्वेता जी आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कथक के लोगों को धारणा ये है कि मुगल कोर्ट्स से निकला है कथक, बट एक्चुअली नहीं है इस तरह की बात। मंदिरों से कथक निकला और सभी अन्य शास्त्रीय नृत्य भी मंदिरों से निकले, जैसे आपने करेक्टली बताया, स्टेट किया रादर। सो कथक का जो उत्पत्ति है वो कथा शब्द से है। कथा कहे सो कथक कहिए, जो कथा कहने वाले हैं वो ही कथक कहलाए बाद में। और ब्राह्मणों की एक कम्युनिटी ऐसी थी, क्योंकि संस्कृत जो थी वो सबका आधिपत्य नहीं था, वो उसको पढ़ना या उन ग्रंथों को जो हम करते थे वो सिर्फ चंद लोग जो भाषा समझते थे, वो लिटर्जिकल लैंग्वेज समझते थे संस्कृत की, सिर्फ वही वो उठा सकते थे ग्रंथ या पढ़ सकते थे। तो अब आम लोगों तक ये धर्म की बात कैसे पहुंचाई जाए? तब एक ग्रुप शुरू हुआ जो ब्राह्मणों का ही था, और उन्होंने ये कथक की जो ग्रंथों की जो संस्कृत में लिखी हुई चीज़ें थी, उन्हें आम लोगों की भाषा में ट्रांसलेट करके मंदिरों में नृत्य और गायन के माध्यम से उसका प्रचार करना शुरू किया। इनफैक्ट जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी तो हमें भी, जब ऑफकोर्स हम इस विद्या को करते आए हैं, कथावाचन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया जो विधिवत तरीका है, बट उसका शास्त्र मैं जानना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हमें रेफरेंसेस मिले ऋग्वेद से। सबसे पहले जो स्टोरी टेलिंग थी वो ऋग्वेद में है, तो उसके बाद हमारे इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैन स्क्रिप्चर्स में जिक्र है, रामायण में जिक्र है, महाभारत में इतने सारे जिक्र हैं। इनफैक्ट कुशीलव, जो लवकुश थे, जो श्री राम के पुत्र थे, वो स्वयं श्री राम की कथा कहते थे। वो जानते नहीं थे कि उनके पिता हैं वो, पर उनकी कथा कहते थे, गाते थे, और जितना थोड़ा बहुत नृत्य हो सकता था करते थे। तो वहाँ से ये परंपराएं शुरू हुई और करते 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 मंदिरों तक आई, लोगों तक प्रचार प्रसार हुआ उसका। फिर ऑफ कोर्स देन वी हैड we had invasions and we had the political scenario changing. So जो कथक की जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था that was devotion, and वो चेंज हो के जब मुगल कोर्ट्स में या जो कोर्ट्स में आया, जब दरबारों में आया, तो वो एंटरटेनमेंट हो गया। फिर आज जो हम कथक का रूप देखते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बुरी बात है उसमें, मैं कहूँगी कथक हमारा इतना फ्लेक्सिबल रहा है कि उसने बाहें खोल के सबका स्वागत किया। तो एक सवाल जो है वो, क्या हर एक कथक डांसर कथावाचक नहीं होता? हाँ, कथावाचन का जो अर्थ है, वाचन जो शब्द है वो वाक शब्द से निकला, स्पीच, राइट। सो देखिए, वाचिक अभिनय में और वाचन में फ़र्क है। तो जब हम वाचिक अभिनय की बात करते हैं तो हमारे ग्रंथ हमें कहते हैं कि वाचिक अभिनय में इवन द साउंड ऑफ फ्लूट is counted as a sound and it is a part of वाचिक अभिनय। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे हूँ और सिर्फ मैं फ्लूट बजा रही हूँ, तो ऑडियंस को क्या समझ में आ रही, किससे रिलेट कर रहे होंगे वो क्लासिकल में? किससे? फ्लूट, यस, सो राइट। सो अभी ना कोई स्टेज पे आया, ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बताया, बट ओनली विद द साउंड ऑफ फ्लूट आई अंडरस्टैंड इट इज लॉर्ड पॉसिबली कृष्णा।
सिर्फ मैं घुंघरों का साउंड दूंगी या पायल का साउंड दूंगी तो आपको आभास क्या होगा? कोई लड़की है। करेक्ट। सो दिस इज वाचिक अभिनय। अभी कोई अभिनय का आपको आभास हो गया, पता चल गया कि कोई लड़की आने वाली, कोई खूबसूरत सी होगी। तो वाचिक अभिनय में ये सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी साउंड, एनी साउंड। पर जब हम वाचन की बात करते हैं, वाचन स्पेसिफिकली मीन्स वाक, स्पीच, टॉकिंग, सिंगिंग और रेसिटेशन। तो कथक में वाचन का काफ़ी उपयोग इसीलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ंत करते हैं। तो जब हम पढ़ंत करें, कृष्ण कवित की पढ़ंत कर रहे हैं या तोड़ों की पढ़ंत कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वाचन। बट जब हम कथा वाचन स्पेसिफिकली कथक की ओरिजिन की बात करते हैं तो हम सिर्फ कथाओं की बात करते हैं। तो कथाएं ग्रंथों से ली गई, और कथाएं जो आज मुझे ऐसा लगता है जो हम अब कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में अनंत कथाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें अपना जीवन व्यापन कैसे करना चाहिए। मतलब जो भी आप देखिए, मॉरलिटी की बात, मॉरल वैल्यूज़ की बात करेंगे, कथाएं होती इसीलिए। एक दादी नानी से सुनी गई कथाएं कि श्री राम कैसे होने चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, श्री राम जैसा। अगर पत्नी है तो कैसी होनी चाहिए, कि सीता जैसी होनी चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जी जैसा या भरत जैसा। करेक्ट। सो दैट इज़ मॉरलिटी की बात हर कथा करती है। तो अब हमारा कोशिश ये है कि उन ग्रंथों की कथाओं को भी लिया जाए ताकि हमारे ग्रंथ वापस हम लोग अपनी संस्कृति से, अपने रूट्स से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि आजकल टाइम किसी के पास नहीं है कि वो ग्रंथ उठा के पढ़ें। 20 सेकेंड्स की रील तो लोग देख नहीं पाते। सो ग्रंथ उठा के कौन पढ़ेगा। तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई एम जस्ट ट्राइंग मेकिंग दिस एफर्ट एवरी डे कि वापस उन ग्रंथों को उठा के हम अपने कथावाचन, जैसे मैं गाती हूँ, और वो विजुअल फॉर्म में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। सो उन्हीं ग्रंथों को उठा के वापस लोगों तक मैं संस्कृत करके उसकी हिंदी करती हूँ, फिर गाती हूँ, फिर उसकी अभिव्यक्ति करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई डू इट। तो उन ग्रंथों को बताया जाए, और साथ साथ क्योंकि आजकल की ऑडियंसेस ये जानना चाहती है कि ये आजकल के टाइम में कैसे एप्लीकेबल है। तो मॉडर्न पोएट्स की, उनकी किताबें, उनकी लिटरेचर उठाना, वो स्टोरीज़ उठाना जो बहुत पुरानी नहीं हैं, और उनको उनकी भी कथा वाचन करना ताकि जो ऑडियंस है कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आई वाज परफॉर्मिंग फॉर वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ विमेन एम्पावरमेंट पे था, तो मैंने कथा वाचन किया था, और मैंने झांसी की रानी पे कथा वाचन किया था, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। तो हम गा रहे थे और कथा वाचन कर रहे थे। तो नाउ जो वहाँ, मतलब वहाँ पर पेरेंट्स थे और वहाँ पर बच्चे थे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब कहते हैं ना, जो रिएक्शन था वो सबको समझ आती है। और जो वहाँ लेडीज़ बैठी थी, मैं उनको यही बोल रही थी, मैंने कहा देखिए ये बहुत पुरानी नहीं है, शी बिलोंग्स टू अ सेंचुरी जस्ट बिफोर आवर्स, एंड लुक एट द ब्रेवरी ऑफ दैट वुमन। उनको पता था अब कोई हमको बचाने वाला नहीं है, हमें खुद ही बचाना है। तलवार डालकर, बच्चा पीछे बांधकर, घोड़े पे सवार, रण क्षेत्र में वो कूद पड़ी, वो स्वाभिमानी रानी जैसे हम पढ़ते हैं, और अपनी झांसी, अपने देश को बचाने के लिए। तो इफ शी कैन डू इट, व्हाई कैन वी नॉट? एंड इन फैक्ट वी ऑल डू इट, रोजाना करते हैं। एग्जैक्टली। आप यू आर अ मदर, यू आर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, यू अचीव्ड योर माइलस्टोन्स, इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इन कहानियों की अभिव्यक्ति करते हैं पुराने ग्रंथों की, ताकि उनको सब लोग, मेरे को इंक्लूडिंग, अपने कल्चरल रूट से कनेक्ट कर सके, कथावाचन से, साथ साथ इन कथाओं को उठाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सोसाइटी को एक पर्सपेक्टिव देते हैं, और कला का जो उद्देश्य मैं मानती हूँ वो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ये अवार्ड मिला, मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपी, मेरा यहाँ इंटरव्यू हुआ, मेरा ये हुआ। कलाकार का उद्देश्य ये है कि वो एक सोसाइटी में एक पर्सपेक्टिव दे, एक आईना दिखाए। अब वो कोई सच मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, दैट्स अप टू देम, बट एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देना, एक सोसाइटी को अच्छा बनाने में अपने इस तरह से छोटा सा योगदान देना कलाकार का उद्देश्य है। वेरी गुड। अब जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो 9 दुर्गा पर भी हमने कुछ किया है क्या ऋचा जी? हम दुर्गा स्तुति और कुछ सुन सकते हैं क्या अभी? क्योंकि आप मैं उस पर भी आऊँगी कि आप गाती भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, दुर्गा पे हम करते हैं, और इनफैक्ट वो पूरा आइटम है, हम करते हैं। पर उसके साथ साथ में आप चाहें तो मैं आपको झांसी की रानी ज़रूर सुना सकती हूँ। बिल्कुल।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से कथावाचन। सो ये समाज को, हमारे आसपास के लोगों को एक मॉरल लेसन के लिए भी बहुत काम आता है। आप बहुत कुछ कन्वे कर सकते हो कथाओं के ज़रिए। खैर, आपने कहा कि आपकी माता, आपके पिताजी दोनों कथक के कलाकार थे। फिर आपका जुड़ाव जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये 3 घरानों से कैसे हुआ? मतलब कैसे कनेक्शन? हाँ, तो सौभाग्य ही बोलूँगी, शायद ये प्रारब्ध है, शायद मैं ऐसा मानती हूँ। तो मेरे पिता गुरु रवि जैन, वो शिष्य रहे पंडित शंभू महाराज जी के, लखनऊ घराना, और साथ ही साथ उनकी शिक्षा रही अलकनंदा देवी जी से, जो बनारस घराना से थी। कई हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे, अलकनंदा देवी जी सितारा देवी जी की बड़ी बहन थी। यस, बड़ी बहन। तो बेसिकली सुखदेव बाबा, उनके 5 बच्चे हुए, तो उनमें से अलकनंदा देवी और तारा देवी और सितारा जी और 2 उनके पुत्र थे। तो अलकनंदा देवी जी से भी मेरे पिता ने बनारस घराने में शिक्षा ली, और दूसरी तरफ मेरी माँ, उन्होंने ली जयपुर घराने से, तो पंडित सुंदर प्रसाद जी और पंडित कुंदन लाल गंगानी जी से। तो इसीलिए बचपन से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप घरानों की बंदिशें जो हैं, क्योंकि अलग हैं बंदिशें, है तो कॉमन फैब्रिक तो कथक का ही है, लेकिन बंदिशें जो हैं वो फ़र्क हैं, और उनको बरतने का तरीका, एग्जीक्यूशन का, दैट्स डिफरेंट। तो लोग पूछते हैं कि कैसे आप मिक्स नहीं हो जाती थी, कभी लखनऊ है या जयपुर है या बनारस? ये सवाल मेरा भी है क्योंकि 3 घराने की जो भी बारीकियों को लेकर परफॉर्म करना, मतलब ये मिक्सचर कैसे हो पाएगा? कंफ्यूजन होगा। यस, सो द थिंग इज श्वेता जी, यू नो, ये चीज़ एक दिन में, एक महीने में या एक साल में नहीं आई। मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ कि वो एक कहानी है ना, बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी, धीरे धीरे पक रही बिल्कुल। तो हमारी आँच यहाँ थी और हम ऊपर पक रहे थे, हमारे हंडिया जो थी। तो ये हमारा तरीका सिखाने का गुरु का रहता था, मेरे माता पिता का, कि अगर उन्होंने एक कोई बंदिश हमें सिखाई है तो पहले उसे कंठस्थ हम याद करते थे, लिखने नहीं देते थे। तो कोई चीज़ अगर सिखाई तो वर्बली याद करो, और ये नहीं कि 4 दिन लगाने हैं, अभी हमने बताई है, हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में हमारे साथ पढ़ो, तुम याद करो। और उसको याद करने के बाद सिर्फ बंदिश की पढ़ंती कर रहे हैं ताकि ताल पक्की हो। कैसे उसका विभाजन है, कैसे उसका वज़न है उस बंदिश का, वो समझना। जब वो समझ आ गया, अब इसी में सिर्फ हफ्ता 10 दिन इसी में निकल गए। उसके बाद वो सिखाना शुरू करते थे। पहले पैर सिखाया, फिर अंग सिखाया। अब उस अंग शुद्धि जब सिखा दिया, पूरा बंदिश सिखाया, उसके बाद सिर्फ अंग शुद्धि पे ही काम किया जा रहा है, एक एक अंग कैसे लगना है। तो मतलब जैसे अगर धा त क थूंगा जा रहे हैं, तो धा कहाँ आना चाहिए, आँख कहाँ आनी चाहिए, हमारा टॉर्सो मूवमेंट क्या होना चाहिए, पैर क्या कैसा लगना चाहिए, पैर की पोजीशन क्या है, इतनी बारीकी से एक एक अंग को सिखाना। उसके बाद उसी एक एक अंग को हमें छोड़ दिया जाता था हंडिया ऊपर पकने के लिए, और वो हंडिया तकरीबन 3 या 4 महीने सिर्फ एक बंदिश से पक रही है। सो हमारा ही होता था कि सिर्फ तत्कार करेंगे हम, तत्कार जो हमारा वार्मिंग अप होता है, तत्कार करिए, और सिर्फ एक ही वो बंदिश हम डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे वही कर रहे हैं। तो उस अंग में सफाई, अंग की शुद्धि, पैरों की शुद्धि,
क्लैरिटी फुटवर्क में, क्लैरिटी मूवमेंट में, उसके बाद ये करते करते फ़ायदा क्या होता है। आजकल हमारे पास जब बच्चे सीखने आते हैं, वो उनका क्या होता है कि हम परफॉर्म करते हैं तो वो रिकॉर्ड कर ली बंदिश फ़ोन में, और उसके बाद क्लास में आके मैम ये वाला आप सिखाइए हमको। तो हम उनको बोलते हैं तुम्हारा अंग अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, तुम्हारी शरीर प्रिपेयर्ड नहीं है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेने के लिए, या अंग और पैरों से बरत पाओ तुम, धीरे धीरे चलो आ जाएगा। तो उस प्रिसिशन से एक एक चीज़ को करते 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 तो देयर वाज नो स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन और एनी मिक्सिंग अप। तो जब तक वो कहते हैं ना ताल और लय की जगह, स्वर की जगह, मेरे मतलब कहते हैं ना रक्त की जगह, जब ताल लय और स्वर दौड़ने लगे तब कलाकार बनने शुरू हुए हैं हम। तो इसीलिए एक एक बंदिश मंजती गई, सदती गई, फिर दूसरी पे चले। सो दैट इज़ वाई नो कन्फ्यूजन्स। एंड आज भी जब भी स्टेज हम चढ़ते हैं तो हम यही बोलते हैं, और हमने आगे उन बंदिशों को पोल्यूट भी नहीं किया। जो भी हम बंदिशें करते हैं तो हमारे साथ जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ बजाते हैं, बहुत बड़े बड़े बजाते हैं, तबले पे रहते हैं, तो ये मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि रिचा जो तुम अभी बंदिशें नाच रही हो ये कोई नहीं नाचता है। तो हमने कहा हमने जैसे गुरुओं ने दी हैं वो परंपरा भी तो रखनी है ना। अब उसमें मैं अपने बिल्कुल करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए, पर उसमें मैं ज़्यादा उसको पोल्यूट करूँगी तो ओरिजिनल चीज़ कहाँ रहेगी गुरु की। तो वो घराने की बंदिशें लेकर चलना, वो रेयर चीज़ें करना। आप जब कहते हैं पोल्यूट नहीं, मतलब उसको कॉन्टेम्प्ररी के साथ मिक्स करने की बात कर रही हैं आप? यस। और देखिए बंदिशें जो पुरानी लोग गुरुओं ने बनाई हैं, क्या होता है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी के चक्कर में कहते हैं ना कि एक चीज़ अच्छी खासी आप मतलब मैं ऐसी एग्जांपल से समझाऊंगी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी का सीधा रास्ता है, और उसी सीधे सिंप्लिसिटी में ही मैंने कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है और खूबसूरती भी दी हुई है। अब कोई आया, उसने कहा नहीं पहले ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से ई पे जाते हुए फिर बी पे जाना है। तो आपने उसको कॉम्प्लेक्सिटी तो दे दी अपनी क्रिएटिविटी करके, लेकिन उसमें उसकी खूबसूरती चलेगी। तो बंदिशें जो गुरुओं ने बनाई हैं, इनफैक्ट नाउ व्हेन आई सिट डाउन एंड आई एम राइटिंग दोज बंदिशेस, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। आप बिलीव कीजिए, हमें अब लोग बोलते हैं कि आपने पीएचडी करी, पढ़ाई करी। मैं कहती हूँ हम पंडित नहीं हैं, वो थे। क्योंकि जिस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उन्होंने पता नहीं कैसे कर करके वो बंदिशें बनाई हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुए है, फिर भी सिंप्लिसिटी लिए हुए है, फिर भी अपनी खूबसूरती लिए हुए, और ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना, ऑफ द घराना। अच्छा, जब ये 3 घराने होते हैं, आपने कहा कि इतना ज़्यादा आप लोगों को पकाया गया है कि वो मतलब आप में रच सा गया है, अब रक्त की जगह यही बहता है। हाँ? लेकिन ये 3 घराना जो हम कहते हैं, सो ये घराने तीनों, अंतर क्या है उसमें? कोई बहुत मेजर अंतर है या हल्का फुल्का, किस तरह के डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? देखिए घरानों की अगर मैं थोड़े से बैकग्राउंड पे जाऊंगी तो हमें अंडरस्टैंडिंग और हमारी सुंदर हो जाएगी। तो जब हम ये करते हैं, देखिए लखनऊ घराना जो बढ़ा और पनपा, वो हुआ नवाब वाजिद अली शाह जी के समय पर। 11वें और अंतिम नवाब थे वो अवध के जी। तो उनके संरक्षण में शुरू हुआ, और वो स्वयं नर्तक थे, और वो स्वयं लिखते थे, उनकी गाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। और वो एक पहले थे जिन्होंने, देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम में बड़ी ज़्यादती इस तरह से हुई कि कहते हैं ना बैन कर दिया गया इंडिजिनस क्लासिकल आर्ट, इंडियन डांस फॉर्म्स को या आर्टिस्टों को पब्लिक परफॉर्मेंसेस नहीं करनी है, बिकॉज दे फाउंड इट वेरी वियर्ड, दे कुडंट रिलेट टू इट। सो ऐसे समय में कलाकार जाते कहाँ? तो उस समय में फिर वाजिद अली शाह जैसे नवाब आए, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े गुरुओं को उन्होंने अपने यहाँ संरक्षण दिया। उन्होंने कहा यहाँ आइए आप, और परी खाना जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें, जहाँ पर फाइनेस्ट ऑफ जो जिनमें टैलेंट दिखता था उन लोगों को ट्रेन किया जाता था गुरुओं के द्वारा। एंड दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ हिज डांस पैलेस। तो रहस और इंद्र सभा नाम के उन्होंने डांस पैलेस बनाए उस समय जब कथक एकल नृत्य प्रधान था। तो वो स्वयं कृष्ण बनते थे, और उनके जो स्टूडेंट्स थे और जो भी थे
तो वो लोग उनकी राधाएं या गोपियाँ बनते थे, तो स्वयं नृत्य करते थे और पूरी कॉम्पोजिशन जो बारादरी है लखनऊ में वहीं पर उनका रहता था। तो इस तरह से उन्होंने, अब लखनऊ आप देखिए, लखनऊ घराने, क्योंकि लखनऊ तहज़ीब की बात है, तो अब वो डेलिकेट मूवमेंट्स और नज़ाकत, तो उन्होंने कई तरह की गतों का इजाद किया, जैसे रुखसार की गत, गाल की, आप घूंघट की गत ले लीजिए, तो इस तरह की कृष्ण गत, ये सारी चीज़ों का उन्होंने इजाद किया। तो इसीलिए नज़ाकत, ग्रेस, सॉफ्टनेस ऑफ मूवमेंट एंड हाउ डू आई से इट, विद अ लॉट ऑफ पॉइज एंड ऑफ कोर्स, और उसमें इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि तहज़ीब नज़र आए, लखनऊ की तहज़ीब। तो लखनऊ घराना उस तरह से हमारा शेप अप हुआ। फिर जब हम जयपुर घराने की बात करते हैं, तो जयपुर घराना राजपूत राजाओं के संरक्षण में पला बड़ा। ओके। सो अब इसीलिए अब वहाँ पर जो पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस था, दैट वाज मोर कहते हैं ना, पराक्रम। यस, दैट्स राइट, ब्यूटिफुल। सो स्पीड एंड बहुत वीरता। आज भी जयपुर घराने में गतें की जाती हैं, तलवार की गत करते हैं जयपुर घराने में। साथ ही साथ जब औरतों की बात आती है तो बाजूबंद की गत की जाती है, जो राजस्थान में पहना जाता है। तो इस तरह से बाइफोकेशन, डिविजन्स होते गए। तो जब बनारस की बात आती है, बनारस घराने की जो, देखिए ऐसा बोलते हैं कि तबले और पखावज की बंदिशें लखनऊ और जयपुर दोनों में प्रयोग होती हैं, लेकिन बनारस घराने के गुरुओं का मानना था, जानकी प्रसाद बनारस घराना, उन्होंने जानकी प्रसाद जी का इजाद किया हुआ है, तो उन्होंने उनका मानना ये था कि अगर तबले और पखावज की बंदिशें हम नाच रहे हैं, तो वो तो क्रेडिट तबले और पखावज वाले को जाना चाहिए, नर्तक को क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी बंदिशें हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला कि हम शुद्ध नृत्य के बोल या शुद्ध नटवरी बोलों की बंदिशें बनाएंगे। अब ये नटवरी बोल क्या है? तो नटवर नागर माने कृष्ण। तो जब कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया उन्होंने, तो उनके पैर से चंद शब्द निकले, थो दिग दिग ना, इस तरह के शब्द, इन्हीं को नटवरी बोल कहा जाता है, और कृष्ण को नटवर नागर। सो उन्हीं शब्दों से बनी हुई बंदिशें बनारस घराने में नाची जाती हैं। तो जानकी प्रसाद बनारस घराने की हम जब बात करते हैं, तो तीधा दिग दिग का बोल या तिगधा दिग 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 तो दिग दिग दई, इस तरह के शब्द ज़्यादातर नटवरी बोल, नृत्य, शुद्ध नृत्य। और मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी, बनारस में बड़ी कठिन बंदिशें हैं, क्योंकि वो कठिन लयकारियाँ लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ एब्सेंस, नॉट एग्जैक्टली एब्सेंस, बट लेसर यूज़ ऑफ तबला एंड पखावज इन बनारस। तो सिंगल, डबल और चौगुन और डिफरेंट लयकारियाँ, और बड़ी मुश्किल लयकारियाँ जो बनारस की बंदिशें हैं उनकी रहती हैं, तो उन्हें बरतना मुश्किल है। तो हर घराना, अब मैं, कोई पूछेगा कि मैम इनमें से सबसे सिंपल घराना कौन सा है, तो मैं ये बोलूँगी कि किसी भी घराने में कुछ भी सिंपल नहीं है जब तक आपका समर्पण नहीं है, और आप एक अच्छे गुरु से अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो जो भी सुन रहे हैं मुझे, मैं बोलूँगी, अगर एक बहुत पुरानी कहावत है कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। तो अगर आपने अपने गुरु को जान लिया है, आप समझ गए हैं कि नहीं ये मेरे मार्गदर्शक हैं नृत्य में, तो गुरु की बात सुनिए। लेकिन ऋचा जी, आप तो लकी थी कि आपको घर में ही गुरु मिले जी। हाँ, और वो भी माता पिता, मतलब इनसे बेहतर गुरु कौन हो सकता है। लेकिन हर कोई इतना लकी तो होता नहीं। फिर एक सही गुरु की तलाश और वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँच पाना, वो भी किस्मत वालों को मिलता है। कैसे करें सही गुरु की तलाश? मुश्किल सवाल है, पर मेरा मानना ये है कि अगर मन में, अगर आपने ये चाह रखी है कि आपको कोई अच्छा गुरु मिले और आप कथक की साधना में लीन होना चाहते हैं, तो श्वेता जी, मैं ये मानती हूँ कि वो गुरु भी आपकी तलाश में होगा कि मुझे एक अच्छा शिष्य मिले। I believe in the saying that, what you seek is seeking you. Wow. So, अगर मेरे को गुरु की तलाश है, तो गुरु को भी मेरे जैसे शिष्य की तलाश होगी। और मैंने ये देखा है जब मैं अपने गायन के गुरु ढूंढ रही थी। हाँ, मेरा अगला सवाल आप पढ़ लेती हैं। तो फिर आपका जुड़ाव ग्वालियर घराने से हुआ गायन के लिए। फिर क्या वो संपूर्णता नहीं महसूस कर रही थी कि गायन की तरफ आपका झुकाव हुआ, और ये क्यों हुआ?
गायन ऐसे लगे क्योंकि मेरे माता पिता, हम 3 साल से तो उम्र से नृत्य सीख रहे थे और 6 साल की उम्र से मेरे पिता ने हमें गाने में डाल दिया, गाना सीखना शुरू किया। और इनिशियली गाना मैंने सीखा अजीत कुमार मिश्र जी से, गुरु अजीत कुमार मिश्र जी से। तो उस टाइम प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग थी और अलंकारों का अभ्यास, कुछ समझ नहीं आता था, छोटे बच्चे थे उस टाइम। कार्टून्स आते थे, वो संडे को आते थे और हमें लगता था कि ये उसी टाइम क्यों आते हैं जिस टाइम पर कार्टून आते हैं। सो देयर वाज नो यू नो कीननेस टू लर्न, देयर वाज कीननेस टू सिंग एंड बी हैप्पी। बट बच्चे को डिसिप्लिन में जब तक आप उस कहते हैं ना, उस डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे कि सीखना है, बैठ के सीखना है, सीधे बैठना है, गर्दन किस तरह से रखनी है, ये डिसिप्लिन होता है। तो तब से हमारी शुरू हुई साधना और फिर मेरे ख्याल हम स्कूलिंग तक उनसे हम सीखते रहे। फिर उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कि ऐसे हमें गुरु मिलें जो हमें इन रागों की और डीपर जानकारी दे सकें। क्योंकि जब हम कोई भी कॉम्पोजिशन करते हैं नृत्य में, कोई भी हम लिटरेचर उठाते हैं, तो उस लिटरेचर का, हर एक लिटरेचर का एक कहते हैं ना, एक भाव है। उसके पीछे का भाव क्या है? कविता उठा रहे हैं या गीत उठा रहे हैं, अब अगर गंभीर है तो उसमें राग क्या यूज़ होना चाहिए, किस तरह की जगहें जानी चाहिए ताकि हम बोल कह पाएँ। तो ये समझ गहरी समझ से ही आता है। तब फिर सौभाग्य रहा एक्चुअली, मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं उस टाइम, मैं सच में आपको बोलूँगी, एक दिन मैं बैठी हुई थी और हम ढूंढ रहे थे कि गुरु हमें कोई मिले जो हमें सिखा सके। क्योंकि हमारा जो हमें गुरु मिल रहे थे, उन्होंने कहा देखो गाना सीखना है तो डांस छोड़ना पड़ेगा, एक ही काम करो तुम। हाँ, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ना, फोकस आपको बहुत चाहिए और इतनी मेहनत दोनों में लगती है कि जब तक आप कहते हैं ना करने को तैयार नहीं है ना, नहीं हो सकता, मुश्किल पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, गाना या तो गाना छोड़ोगे या डांस छोड़ोगे, एक चूज़ करो। हमने कहा कुछ नहीं छोड़, दोनों में से कुछ नहीं छोड़ा जाता। एक सूरज है, एक चांद है, कैसे छोड़ूं? तो फिर फाइनली आई थिंक समथिंग इन द यूनिवर्स वर्कड एंड आई कनेक्टेड विद पंडित महेश्वर राव जी ऑफ ग्वालियर घराना। तो इनफैक्ट ये हुआ था कि मैं एक्चुअली एक स्टेज पे गा रही थी कहीं पे और मेरे पिता ने, उनको पता चला ये गुरु यहाँ पर हैं और उन्होंने कहा यही मेरी बिटिया है, इसको गाना आप सिखाइए। कहीं तो गा रही है, नहीं नहीं नहीं, जितना गा रही है उतना नहीं हमको चाहिए, हम चाहते हैं आप इसको ठीक से सिखाएं, तालीम दें, वो हम चाहते हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल 18-20 साल हमने राव सर से सीखा। अरे वाह। यस, और तानपुरा बांधना कैसे मतलब है? हम 12वीं जैसे पास करते हैं तो 18 साल लगभग। इट्स लाइक या इट वाज लाइक यू नो इट वाज ट्रेनिंग ऑल थ्रू आउट। और राव सर का ये होता है कि अभी वो कटक में हैं और ऑनलाइन क्लासेस या वो जब दिल्ली आते हैं, तालीम देखिए ख़त्म नहीं होती है, हम आज भी चल रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। तो ये चलता रहा और चलता रहा और चलता रहेगा। तो इस तरह से यू नो गाना, डांस, और मुझे एक टाइम पे ये समझ में आया कि शायद फ़र्क है ही नहीं, कहीं ना कहीं ओवरलैप ये कर ही रहे हैं। और बाद में मच लेटर व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड देन माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि अब तुम एक काम करो, तुम जो ठुमरी, उन्होंने जब मुझे अभिनय सिखाना शुरू किया, उन्होंने कहा तुम खुद ठुमरी गाओ। और हमने कहा हम तो खड़े होकर परफॉर्म करें, गाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा जो बोल रहा हूँ वो करो। तब मुझे वो कथावाचन, बहुत लेटर मुझे पता चला कि उनकी विजन एक्चुअली कथावाचन मुझे कराने की थी, पर उसके लिए जो परिपक्वता चाहिए थी कि 3 साल से नृत्य सीख रहे हैं, 6 साल से गाना सीख रहे हैं, तो वो परिपक्वता स्टेज पे अभी कितनी बार होता है जी। मैं आपको हंसी की बात, आप हंसेंगी, हम अपना काम ख़त्म, जब परफॉर्मेंस ख़त्म करते हैं तो मैं गा रही होती हूँ, लाइव गाती हूँ मैं स्टेज पे, तो मुझसे बाद में लोग आके पूछते हैं मैडम ये आपका डांस तो बड़ा अच्छा लगता है, ये फीमेल कौन गा रही थी? इधर से बाल आ गया। हाँ। ये लाइन फिर से बोल दीजिए। तो मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं कि आपका नृत्य तो हमें बहुत अच्छा लगा, पर ये फीमेल कौन गा रही थी? तो मैं कहती हूँ अरे मैं ही तो गा रही थी। और वो ताज्जुब करते हैं कि आप नृत्य करके गा रही हैं, आपको सांस नहीं चढ़ती है? ये एक सवाल है। जी। बेशक, क्योंकि जब आप नृत्य कर रहे हैं तो
कहीं ना कहीं सांस या दम तो फूलने लगता है। हाँ, हालांकि प्रैक्टिस से आप लोगों को ये सब आता होगा कैसे हैंडल करना है, लेकिन फिर गाने के साथ ये तो डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसी की तो साधना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम नृत्य करके गाते हैं तो सांस के फूलने के साथ साथ आपका स्वर भी चढ़ता है। तो जब तक जो सा रे गा मा पा धा नी सा का जो बेस है, जब तक वो पक्का नहीं है तो स्वर से अलग हो जाएंगे। सांस चढ़ी और स्वर गया, तो सांस पे कंट्रोल, स्वर पे कंट्रोल, और फिर वाचन। आप कथा कह रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं आता, ये एक जन्म में नहीं आता। तो उसी कोशिश में लगे हैं। और मैं बच्चे ढूंढ रही हूँ, इनफैक्ट अलग अलग जॉनर से, ओडिसी से, भरतनाट्यम से बच्चे आते हैं मेरे पास और कहते हैं मैम कथा वाचन करना है। तो मैं उनसे पूछती हूँ गाना सीखा है? नहीं मैम, कर लेंगे। तो हम उनको यही बोलते हैं, बेटा पहले गाना सीख कर आओ। नाच रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर सीख कर आओ। ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है। लोग कहते हैं अरे गा रहे हैं, ठीक है, नाच रही हैं, कर रही हैं, बट नहीं, वो ठहराव, वो ग्रिप, वो कंट्रोल जो है वो आएगा ही तभी जब तक साधना है। वो आपका कवच है, ऐसा मानती हूँ। तो ऋचा जी, मैं चाहूँगी कि दर्शक लंबे समय से सुन रहे हैं, हम कथा वाचन की बात कर रहे हैं, आपने एक छोटी सी प्रस्तुति भी दी, लेकिन जाते जाते एक कुछ और ऐसी झलकी जो दर्शकों को मोह ले। बिल्कुल। तो अक्सर मैं करती हूँ नरसिंह अवतार, और अभी हाल ही में होली भी गई है, तो होली पे भी हम नरसिंह अवतार कर रहे थे। तो ये ब्रज भाषा में है और होलिका दहन का ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको सुना देती हूँ। बिल्कुल। तो ये कथा वाचन है नरसिंह अवतार की। तो हम अक्सर स्टेज पे कहते हैं कि कथा कहूँगी, गाऊँगी और फिर उसकी अभिव्यक्ति करूँगी। तो नरसिंह अवतार की एक शॉर्ट स्टोरी सुनाकर कि किस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना घर के अंदर, ना बाहर, ना ज़मीन, ना आसमान, ना शस्त्र, ना अस्त्र, ना नर, ना जानवर से मारा जा सकता था। हरी इच्छा देखिए कि उसी के घर जन्मा नारायण जपने वाला उसका पुत्र भक्त प्रहलाद। प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए गए। कभी पहाड़ से नीचे फेंका जाता, तो कभी होलिका की गोद में बिठाया जाता, पर हर बार प्रहलाद बच जाते। और अंत में प्रकट होते हैं स्वयं नारायण नरसिंह अवतार के रूप में और करते हैं दुष्ट हिरण्यकश्यप का संहार। तो इस तरह से कथा कहकर हम शुरू करते हैं। होलिका ने सो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने ऐसो जुल्म गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। और फिर स्टोरी चलती है। हिरणाकुश अत्याचारी, जाने नेक न दया बिचारी। प्रहलाद राम उच्चारी, पित क्रोध कियो है भारी। तो हाथ पाँव बांधे सुत के, पर्वत ते नीचे डारो। प्रहलाद गोद बैठारो। तो इस तरह से कथा चलती जाती है और इस तरह से गाते जाते हैं और इसकी अभिव्यक्ति करते जाते हैं। बहुत ही सुंदर ऋचा जी। मुझे तो ये लग रहा है कि काश हमारे पास ज़्यादा वक्त होता तो इसको लंबा खींच सकते और इसको और प्रस्तुति के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।